हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से स्टूडेंट्स। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं वो विषय हमारा है उत्पादन का वर्गीकरण। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है उत्पादन होता क्या है और उत्पादन के घटक क्या है, उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखी थी। आज की इस क्लासेस में हम चर्चा करेंगे उत्पादन को किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। समानतः जब भी आप चर्चा में शामिल होते हैं छात्रों तो एक शब्द बार बार कहा जाता है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। यही इसका वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब उत्पादन के घटकों को किस तरीके से उत्पादन से प्राप्त जो आउटपुट हमको मिला है उसे हम कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए इस क्लासेस में हम चर्चा शामिल करते हैं उत्पादन का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है। जो भी छात्र इस क्लासेस से जुड़ रहे हैं वो अपने नाम और रोल नंबर्स को, सेमेस्टर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि उनकी अटेंडेंस को कॉल किया जा सके स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स चर्चा को शामिल करते हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं उत्पादन का वर्गीकरण। उत्पादन वर्गीकरण नाम से मैंने आपको स्पष्ट किया। वर्गीकरण का मतलब विभाजन होता है, अध्ययन की दृष्टि से उत्पादन को किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है, इसी को उत्पादन का वर्गीकरण कहते हैं। पढ़ सकते हैं हम उत्पादन को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि पहले भी आपके साथ चर्चा में शामिल हो चुका है। पहला है कुल उत्पादन, दूसरा है औसत उत्पादन और तीसरा है सीमांत उत्पादन। ये 3 ही विभाग हैं, ये 3 ही प्रकार का वर्गीकरण है जो सामान्यतः अध्ययन में शामिल है। अब वैसे तो देखा जाए छात्रों, उसको अल्पकाल उत्पादन और दीर्घकाल उत्पादन के बारे में भी चर्चा की जाती है और फिर उन सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। इसे हम उत्पादन के फलन की चैप्टर्स में देखेंगे और वहां जब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की बात होगी तो वहां उसके बारे में चर्चा होगी। वहां भी वर्गीकरण की जो विचारधारा है छात्रों, वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ी हुई है। वहां भी औसत सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन की ही विचारधारा की चर्चा होती है। बस वो अल्पकाल और दीर्घकाल के परिप्रेक्ष्य में अलग हो जाती है। हम उसकी चर्चा जब हम फलन की बात करेंगे तो करेंगे। आइए इस क्लासेस में हम देखते हैं कि कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है और सीमांत उत्पादन क्या है, अलग अलग इनके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। आइए पहला उत्पादन जिसे हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज द कुल उत्पादन। छात्रों, कुल उत्पादन से आशय उत्पादन में लगे समस्त साधनों के योग से प्राप्त समस्त उत्पादों से है, जिसे समानतः कई सूत्रों से देखा जा सकता है। यहाँ उससे जुड़ा हुआ सूत्र आपके सामने अभी चर्चा में शामिल किया जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, आपको टेबल के रूप में दिखाया जा रहा है। साधन सीरियल नंबर जो है उसे हम साधन मान लेते हैं, 1 2 3 4 करके क्रमशः 10 साधन लगाए गए हैं और समस्त संसाधनों में टीपी, एपी और एमपी को दिखाया गया है। टीपी की रेखा को अलग से शेडेड किया गया है जिससे समझ में आ सके आपके कि नहीं हम वास्तव में चर्चा यहाँ पर टीपी की बात करेंगे। आइए हम फार्मूले को देखते हैं और फार्मूले के द्वारा फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, टीपी का जो समान फार्मूला है उसको हम कहते हैं सिग्मा ऑफ प्रोडक्शंस कहते हैं। सिग्मा ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? हर प्रोडक्शन की इकाइयों के योग को हम प्रोडक्शन कहते हैं। आइए यहाँ शामिल करते हैं और इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको देखने की बात करते हैं। पहली इकाई में 100 उत्पादन हुआ है तो देखिए हमारा टीपी जो है वो 100 है। दूसरी इकाई में हमारा 100 और 140 है, मिलाकर के दोनों इकाइयां 240 के उत्पादन में प्राप्त हुई है। 3 इकाइयों के लिए आप देख सकते हैं, इन तीनों को योग अगर किया जाए तो कुल उत्पादक हमें मिल रहा है 390, 100 प्लस 140 प्लस 150 इक्वल टू 390। चौथे उत्पादन के लिए हमें अलग अलग इकाइयों से क्या मिल रहा है? 100, 140, 150 और 130। तीनों को जोड़ लिया जाए छात्रों तो 520 मिलेगा, आपके सामने उत्पादन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अगली छठवीं इकाई के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पहले में 100, दूसरे में 140, तीसरे में 150, चौथे में 130 और पांचवे में 190। इन पूरे को देखा जाए छात्रों तो हमें जो उत्पादन मिल रहा है वो 610 मिल रहा है। ये हमारे उत्पादन के सम्स के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे ही इसी प्रक्रिया को अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो अगली इकाई में आप देख सकते हैं कि 100, 140, 150, 130, 190 और ये 50, ये सब का योग हमारा छात्रों जो पहुंचता है वो 660 के आसपास होता है। ये हमारा क्या है? टोटल प्रोडक्शन फॉर द 6 यूनिट। और आगे बढ़ने की अगर हम बात करें छात्रों तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? 7वीं इकाई के लिए ये हमारे कुल उत्पादकता है और इस उत्पादकता के बाद 7वीं इकाई से हमें उत्पादकता कुछ नहीं मिल रही है, तो बराबर इनका योग जो हमारा हो रहा है वो 660 के आसपास हो रहा है और वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। अगली इकाई में छात्रों अगर हम बढ़ते हैं
तो अगली इकाई में फिर वही प्रक्रिया हमारी है, क्योंकि अब अगली इकाई से हमें उत्पादकता निगेटिव ऋणात्मक रूप से मिलने लगती है, इस नाते यहाँ पर योग जो है आपको घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ये यक्ष प्रश्न बनता है छात्रों कि यहाँ पर माइनस में उत्पादकता क्यों दिखाई गई है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माइनस में क्यों दिखाई गई है। अध्ययन के लिए, आपको समझने के लिए इस बात को जरूर चर्चा में शामिल कर लिया जाए कि हर साधन की एक क्षमता है। जब उस साधन की क्षमता से अधिक आप उस साधन पर जोर लगाएंगे तो उत्पादकता धनात्मक के बजाय धनात्मकता के को निगेटिव रूप में आपको दिखाई पड़ती है। इसको हम ऋणात्मक उत्पादन कहते हैं। जैसे एक मशीन की क्षमता है वो 5 श्रमिक को ही वियर कर सकती है, तो जब तक आप 5 श्रमिक लगाते हैं तब तक उत्पादकता आपको बढ़ती हुई मिलेगी। 6वें श्रमिक पर जब आप जाएंगे तो मशीन की क्षमता केवल 5 श्रमिक को वहन करने की है, और आप जैसे 6वें श्रमिक को लेकर के आएंगे तो उत्पादकता आपको 6वें पर ठीक घटती हुई मिलेगी, क्योंकि अब मशीन का सुदोहन के बजाय मशीन का कुदोहन होने लगेगा। संसाधनों का अतिरिक्त यूज करना, अतिरिक्त दोहन कर लेना उत्पादकता को निगेटिव में लेकर के आता है। समांतर उत्पादन करता है ऐसा नहीं करता है, किंतु एग्जाम्पल की दृष्टि से या रिलेशन की दृष्टि से हमने इसको 3 इकाई तक देखा है। पहली इकाई में 40 माइनस उत्पादकता, दूसरे में 60 और तीसरे में 100 उत्पादकता को दिखाया गया है। आइए एक फार्मूले को और शामिल करते हैं छात्रों, जिस फार्मूले में हम ये देखते हैं कि उत्पादकता को किस तरीके से और सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। आइए इस एग्जाम्पल को, दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने छात्रों उपलब्ध था जिसको हम AP इंटू एन कहते हैं, आपके सामने उपलब्ध है कंटेंट के रूप में। देखिए AP उपलब्ध है, और इसी AP को अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें छात्रों तो AP चूंकि साधन हमारा 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो हमको 100 प्राप्त होगा, आपके सामने स्पष्ट है। अगली AP हमें 120 दी गई है, अगर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें उत्पादकता कितनी प्राप्त हो रही है, 240। अगला AP हमारा है 130, गुणक हम 3 से करेंगे, चूंकि साधन हमारे 3 हैं तो हमें जो कुल उत्पादकता प्राप्त हो रही है वो 130 प्राप्त हो रही है। चौथे साधन के लिए छात्रों आप फिर से देख सकते हैं, 130 है, हमने गुणा 4 से किया तो हमें उत्पादकता कितनी प्राप्त हुई, 520। ये हमारा चौथे साधन का है। पांचवें साधन की जो AP हमें दी गई है 122 दी गई है, इसको हमने गुणन किया 4 से तो हमें जो उत्पादकता, हम 5 से गुणन किया तो जो हमें उत्पादकता प्राप्त हुई वो 610 प्राप्त हुआ, आपके सामने वो स्पष्ट है। 6वें साधन के लिए एवरेज प्रोडक्टिविटी हमें 110 प्राप्त हो रहा है, और 6वें इकाई से हमने गुणा कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 660 हुआ। 7वें इकाई से 94.3 है, अगर हमने इसमें 7 से गुणा किया तो हमें जो उत्पादकता का सम्स आया वो हमारा 660 आया, आपके सामने स्पष्ट है। ऐसे ही 8वें के साथ भी आप कर सकते हैं। 77.5 को अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो जो हमें कुल उत्पादकता प्राप्त होती है वो 620 आ रहा है, आपके सामने स्पष्ट है। इसी क्रम में छात्रों आप बढ़ते हुए आप 9वीं पर भी आ सकते हैं, तो 62.9 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 560, आपके सामने स्पष्ट है। और 10वें साधन के लिए हमें 46 एवरेज प्रोडक्टिविटी मिल रही है, और अगर हमने उसको 10 से गुणा कर दिया, जो हमारा साधन है नंबर ऑफ द फैक्टर्स है, तो हमें उत्पादकता क्या मिल रही है, 460, जो आपके सामने स्पष्ट है। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहीं पर एक फार्मूला और बनता है जिसको हम लोग MP कहते हैं छात्रों। प्रोडक्टिविटी को, प्रति इकाई प्रोडक्टिविटी को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। तो जिस फार्मूले को हमने ऊपर वाले फार्मूले में जो हमने चर्चा किया था वही फार्मूला हमारा यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। उसी फार्मूले को आप यहाँ भी देख सकते हैं। हमारा प्रति सिग्मा ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, चाहे सिग्मा ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, बात एक ही है। हमारे दोनों ही सिद्धांतों में छात्रों एक ही रूप में इसको हम देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल प्रोडक्शन छात्रों। अब आइए चर्चा में शामिल होते हैं और इसके आगे की इकाई के दूसरे प्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जहां हमें देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्टिविटी का क्या इंपैक्ट है। तो अगला विषय हमारा छात्रों औसत उत्पादकता। औसत उत्पादकता से आशय कुल उत्पादन में संसाधनों के प्रतिभाग से। औसत का नाम ही आप समझते हैं प्रति इकाई प्रतिभाग। औसत का मतलब जो हमें संख्या मिली हुई है उस संख्याओं का जो प्रतिभाग होता है उसे औसत के नाम से हम जानते हैं। अर्थात प्रति इकाई उत्पादकता के प्रतिभाग को ही औसत उत्पादकता कहा जा सकता है। सूत्र आपके सामने छात्रों स्पष्ट है। टोटल प्रोडक्शन को फैक्टर कॉस्ट के साथ भाग दे दिया गया है। AP इक्वल टू TP इज डिविजिबल बाय द फैक्टर एम्प्लॉयड। फैक्टर एम्प्लॉयड का मतलब जो साधन उस उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जैसे एक साधन लगा हुआ या 2 साधन लगा हुआ, 3 साधन, जैसे जैसे क्रम में हमने देखा था सीरियल नंबर में, वो सीरियल नंबर हमारा इसी उत्पादकता के रूप में था। आइए उसी टेबल को आधार बनाते हैं और फिर से देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन को कैसे निकाला जाए। छात्रों फार्मूला आपके सामने यही स्पष्ट है। आइए उस फार्मूले को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादकता हमें क्या मिल रही है, फार्मूले हमने आपके साथ क्या बताया, TP इज द फैक्टर ऑफ
टीपी इज डिविजिबल बाय द फैक्टर एम्प्लॉयड। एन सीरियल नंबर को हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास साधन एम्प्लॉयड है। अब 100 को अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 100 मिलेगा। 240 हमारा कुल उत्पादन है, डिविजिबल बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? 120। तीसरे फैक्टर में हम देखते हैं हमारा 390 उत्पादकता है, इसको अगर हम डिविजिबल बाय 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 130 मिलेगा। ये आपके सामने स्पष्ट है। ठीक इसी प्रकार से 520 के लिए फैक्टर इंगेज है 4, तो 520 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 130 मिलेगा। 610 ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। फैक्टर इंगेज हमारे कितने हैं? 5, तो 610 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 122। 660 हमारे टोटल प्रोडक्शन है अगली इकाई के लिए। फैक्टर इंगेज कितने हैं? 6 इंगेज हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर 660 को 6 से डिविजिबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 110 मिल रहा है। ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है, ये आपके सामने यहाँ स्पष्ट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से 7वें इकाई के लिए 660 ये हमारा फैक्टर्स है और इसको हम 7 से इंगेज करते हैं, मतलब 7 फैक्टर हैं, अगर इसको डिविजिबल बाय हम 7 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 94.3 मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से 8वें फैक्टर्स के लिए हम इंगेज करते हैं 8 फैक्टर्स को, टोटल प्रोडक्शन क्या मिल रहा है? हमें 620 मिल रहा है, तो इसको डिविजिबल करेंगे हमें क्या मिलेगा? 77.5। ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिला। ठीक इसी प्रकार से हम फिर 9th प्रोडक्शन के लिए टोटल प्रोडक्शन हमें क्या मिल रहा है? 560। फैक्टर हमारे इंगेज कितने हैं? 9। अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 62.2। और अगला 10वें फैक्टर्स के लिए भी छात्रों टोटल प्रोडक्शन 460 है, डिविजन बाय 10 अगर हम करते हैं तो 46 हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है। ये एक हमारा अंतर दिखा जिसे हमने कहा एवरेज प्रोडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रोडक्टिविटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली इकाई जो हमारी है छात्रों, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आइए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी छात्रों नाम से स्पष्ट है, सीमांत उत्पादकता। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो उत्पादकता में अंतर दिखाया जाता है। कई जगह कहा भी जाता है कि परिवर्तन उत्पादकता में परिवर्तन की दर को सीमांत उत्पादकता कहा जाता है। यहाँ भी मैंने चर्चाओं में इसी तथ्य को शामिल किया है। सीमांत उत्पादकता से आशय उत्पादन के एक इकाई साधन में होने वाले परिवर्तन के कारण कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की दर से है। अर्थात साधन की एक इकाई में या तो बढ़ोतरी होगी या तो कमी होगी। अगर साधन की एक इकाई में परिवर्तन किया गया तो कुल उत्पादकता में जो परिवर्तन देखा जाएगा उसी परिवर्तन की दर को हम सीमांत उत्पादकता कहते हैं। इसी उत्पादन के परिवर्तन की दर से भी के रूप में भी कहा जा सकता है। फार्मूला आपके सामने स्पष्ट है। इस फार्मूले के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। फार्मूला है MP इक्वल टू डेल्टा टीपी। डेल्टा का मतलब साथियों जहां भी डेल्टा शब्द प्रयोग किया जाता है उसका मतलब होता है परिवर्तन की दर। और वेरिएबल में हमें फैक्टर्स में हम चेंज कर रहे हैं तो दैट इज द डेल्टा ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ भी आपको इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। आपके सामने एक सूत्र के रूप में यहाँ भी दिया गया है, डेल्टा ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू अपॉन द चेंज इन द फैक्टर्स। एक फार्मूला छात्रों हम यहाँ और रख सकते हैं, जिस फार्मूले को यहाँ नहीं शामिल किया गया है उस फार्मूले को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमें ज्ञात करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू टीपी एन। एन का मतलब करेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, करेंट सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्शन, और इससे एक इकाई पहले जिसे हम कहते हैं MP(n-1) कहते हैं। ये भी आप सूत्र में रख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू TPN माइनस TPN-1। यहाँ TPN का मतलब छात्रों करेंट सिचुएशन का जो उत्पादन है उससे है, और TPN-1 का आशय जो इसके एक इकाई पहले जो हमें कुल उत्पादकता प्राप्त हुई है उससे संबंधित है। तो आइए इसी तथ्य को आगे लेके चलते हैं और टेबल के द्वारा ही इसको फिर से देखने की बात करते हैं किस तरीके से इसको मापा जा सकता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा छात्रों, हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अलग से शेडेड करके रखा हुआ है, उसी स्तर पर हम इसकी बात भी कर रहे हैं। अब अभी उत्पादकता हमें चूंकि 100 है, इसके पहले कोई उत्पादकता नहीं मिली हुई थी, तो 100 में से अगर 0 को लेस किया जाएगा, कोई उत्पादकता नहीं मिली थी इसका मतलब है 0, तो 100 में अगर हम 0 को लेस करेंगे तो हमें कुल उत्पादकता क्या मिल रही है? 100 प्राप्त हो रही है। तो ये पहली इकाई की उत्पादकता हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐसे ही प्राप्त होगी, कोई इसमें संशय नहीं है। अब इसके पहले वाली अभी की उत्पादकता क्या है? 240 है। इसके पहले की उत्पादकता क्या थी? 100 थी। तो माइनस अगर हम 100 करते हैं तो हमें जो उत्पादकता प्राप्त हो रही है उस उत्पादकता को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर द सेकेंड यूनिट। 240 माइनस 100 इक्वल टू 140 आपके सामने स्पष्ट है।
ठीक उसी प्रकार से इसके पहले की उत्पादकता क्या है, अभी आपके सामने स्पष्ट है। इसके पहले की उत्पादकता 240 है, अभी की उत्पादकता 390 है। 390 में अगर हम 240 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 150। इसका मतलब इस इकाई के लिए हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, 150 होगी, आपके सामने स्पष्ट है। ठीक इसी प्रकार से अगली इकाई के लिए करेंट प्रोडक्शन हमारा 520 है और इसके पहले की उत्पादकता हमारी क्या है, 390 है। तो अगर हम 390 को 520 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, 130। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फोर्थ यूनिट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, फॉर द फिफ्थ यूनिट हमें करंट प्रोडक्शन क्या मिल रहा है, 610 मिल रहा है। इसके पहले की इकाई का हमारा प्रोडक्शन क्या है, 520। तो 520 को अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 90। 90 इज द प्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द फिफ्थ यूनिट स्टूडेंट। नेक्स्ट 660 में इसके पहले 610 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 प्रोडक्शन मिलेगा, आपके सामने स्पष्ट है। अगली इकाई में 660 में से अगर हम 660 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा और वो हमें सातवीं इकाई के लिए प्रोडक्शन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक शब्द है छात्रों, यहाँ क्या उत्पादकता माइनस में होगी, तो सीमांत उत्पादकता के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार मैंने अभी प्रारंभ में भी चर्चा आपसे किया कि कई बार ऐसा होता है कि जब उत्पादनकर्ता किसी साधन को उत्पादन में लगाता है तो हर साधन के अपनी एक क्षमता है, हर साधन को उत्पादन प्रदान करने की, उत्पादन के भार को वहन करने की एक क्षमता है। जब साधन पर दिया गया दबाव उसकी सीमा के ऊपर होने लगता है, मतलब उसकी वहनीय क्षमता से अधिक अगर उत्पादन दबाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन माइनस में ऋणात्मक होने लगता है। जैसे एग्जांपल है, एक मशीन की क्षमता है कि वह 5 श्रमिकों को बियर कर सकती है, तो जब 6वां श्रमिक लगाइएगा तो उत्पादकता माइनस में होने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति की क्षमता है, वो 8 घंटे काम कर सकता है, अगर उसे 9वां घंटे कार्य कराइएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी उत्पादकता ऋणात्मक होगी। वो चूंकि थका हारा होगा, थके हारे होने के बाद वह उत्पादन में उस तरीके से प्रतिभाग नहीं करेगा, बल्कि जो उत्पादन उससे पहली अवस्था में किया है उससे भी कम उत्पादन देगा। इसका मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव उत्पादन को लॉस करेगा, इसीलिए इसको माइनस में रखा गया है। तो ये हमारी अभी की उत्पादकता क्या है, 620 है। इसके पहले हमने प्राप्त क्या किया था, 660। तो 620 में से अगर 660 को घटाएंगे जो उत्पादकता हमें मिलेगी, दैट इज द माइनस प्रोडक्टिविटी इज द -40। तो ये हमारी 8वीं इकाई के लिए जो ऋणात्मक उत्पादकता है वो इस रूप में देखी गई है। 9वीं इकाई के लिए आप छात्रों देख सकते हैं उत्पादकता हमें मिली है 560। इसके पहले की उत्पादकता 620 है, अगर इसको इसमें से घटाया जाए तो हमें मिलेगी -60 प्रोडक्शन हमें प्राप्त होगा। अगली इकाई के लिए हमें उत्पादकता मिल रही है 460 और 460 को हम अगर 560 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उत्पादकता जो मिलेगी दैट इज द -100। ये आपके सामने स्पष्ट है, -100 के रूप में। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब अंतिम में छात्रों इन सारी चर्चाओं को जो हम लोगों ने चर्चा किया, उस सारी चर्चाओं को आइए हम देखते हैं एक रेखा चित्र के द्वारा, जिस रेखा चित्र में हमें यह स्पष्ट होता है कि हाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी के बीच में आपस में संबंध क्या है। ये आपके रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट है। पर इस एरिया पर हमने प्रोडक्शन को दिखाया है, नीचे यूनिट ऑफ द फैक्टर्स दिखाया गया है। अब पहली इकाई में हमने कोई संसाधन को नहीं लगाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता हमारी 0 पर 0 प्रोडक्शन है पहली इकाई के लिए। आप रेखा चित्र में भी देख सकते हैं, इसके पहले वाले रेखा में हमने दिखाया है पहली इकाई में टोटल प्रोडक्शन 100 है, 100 है। यहाँ भी आपको देखा जाए तो पहली इकाई में उत्पादकता हमको 100 प्राप्त हो रही है। दूसरी इकाई में हमने देखा है उत्पादकता हमको 240 दी गई है। तो आइए दूसरी इकाई में भी देखिए उत्पादकता आपको 240 के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही है दूसरी इकाई। तीसरी इकाई के लिए जो उत्पादकता हमें प्राप्त हुई है वो 390 है। आइए हम तीसरी इकाई पर देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। तीसरी इकाई पर जो उत्पादकता हमारी है वो 390 के आसपास है। चौथी इकाई में जो उत्पादकता हमें मिली हुई थी वो 520 के आसपास है। हम चौथी इकाई में भी देखते हैं तो जो रेखा दी गई हमारी 500 के इर्द गिर्द ऊपर है, तो इसका मतलब ये पांचवी इकाई, चौथी इकाई के लिए उत्पादकता हमको 520 के आसपास मिल रही है। छठवीं इकाई के लिए जो उत्पादकता हमको मिली हुई है वो 620 के आसपास है। रेखा चित्र में आपने देखा है 610 के आसपास है। तो पांचवी इकाई के लिए जो उत्पादकता हमको मिली है वो 610 के आसपास है। अगली इकाई के लिए जो उत्पादकता हमको मिली है वो 660 है। रेखा चित्र में भी 660 है, तालिका में भी वो हमें 660 के रूप में दिखाई गई है। सातवीं इकाई पर भी वही उत्पादकता है, आपको यहाँ रेखा चित्र में तालिका में भी दिख रहा है, उसी तालिका में हमने यहाँ भी देख लिया है। अब यहाँ पर उत्पादकता हमारी गिरने लगी। क्यों गिरने लगी? क्योंकि हमारी सीमांत उत्पादकता यहाँ पर अधिकतम है, इसके बाद 0 है, इसके बाद सीमांत उत्पादकता हमारी ऋणात्मक हो जा रही है। तो जब सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होगी तो हमारी कुल उत्पादकता पर भी इसका प्रभाव
नेगेटिव पड़ेगा। इस नाते यहाँ पर भी आप देखिए टोटल प्रोडक्शन में हमें गिरता हुआ फॉल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सीमांत उत्पादकता का जो फॉल है वो 40 है, इस नाते इसका फॉल भी आपको 40 दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए सीमांत उत्पादकता का फॉल 60 है, -60 है, तो यहाँ पे कुल उत्पादकता का फॉल भी 60 के रूप में दिखाई पड़ा है। और अगली इकाई में जो हमारी 10वीं इकाई थी, सीमांत उत्पादकता का फॉल 100 है, यहाँ भी आपको 100 के रूप में फॉल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ लगभग हम लोगों ने देखा छात्रों कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का और एवरेज प्रोडक्टिविटी का टोटल प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। अब कभी भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है, जैसा कि हमने रेखा चित्र में देखा है। लेकिन चूंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी वह कुल उत्पादन का मतलब टीपी का ही प्रोडक्ट होता है, तो जब टीपी माइनस में नहीं हो सकता है तो एपी भी माइनस में नहीं होगा। हाँ, एपी की दर एमपी की दर से कम होगी, क्योंकि एपी औसत की बात करता है और जबकि एमपी प्रति इकाई की बात करता है, तो प्रति इकाई की उत्पादकता तेजी से बढ़ती है, जबकि औसत उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ती है। ये आपको इस रूप के खचित के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अंतिम में छात्रों, इस सारे संबंधों को अगर हम एक एक सेंटेंस में व्यक्त करना चाहें तो इस रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दिख रहा भी होगा, आपको पॉइंट्स के रूप में दिखाया भी गया है। उक्त रेखा चित्र को तालिका के अनुसार प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सीमांत उत्पादक, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन के मध्य संबंध को स्पष्ट किया गया है। छात्रों, ये ध्यान देने वाला विषय है कि जहां औसत रेखा सीमांत रेखा को काटती है, वहीं पर औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है। आप रेखा चित्र में देख भी सकते हैं इस तथ्य को। औसत उत्पादक रेखा यहाँ पर काट रही है मार्जिनल प्रोडक्शन रेखा को, तो यहाँ पर औसत उत्पादन सबसे अधिक होगा, इसके बाद औसत उत्पादन भी गिरने लगता है। तो ये तथ्य के रूप में आपको स्पष्ट हो गया कि जहां पर औसत रेखा सीमांत उत्पादकता को काटती है, वहीं पर औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है। औसत उत्पादन रेखा सीमांत उत्पादन रेखा की तुलना में धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे घटती है। क्यों ऐसा? क्योंकि औसत उत्पादन जो है वह औसत रेशियो को दिखाता है, जबकि सीमांत उत्पादन प्रति इकाई की दर को दिखाता है। तो प्रति इकाई की दर सदैव औसत इकाई की दर से तेज होती है। इसके बाद सीमांत उत्पादन जब गिरने लगता है तो कुल उत्पादन भी धीरे धीरे गिरने लगता है। जब तक सीमांत उत्पादन की दर बढ़ती हुई होती है, आपको रेखा चित्र में मैंने दिखाया था, जब तक सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है तब तक हमारी एवरेज प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है। और जब सीमांत उत्पादन गिरने लगता है तो ऐसी स्थिति में देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की दर भी मंथर हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब तक कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तब तक हमारा टीपी भी तेजी से बढ़ रहा है। और जब यह गिरने लगता है तो इसकी विकास की दर भी देखिए मंथर हो जाती है। अभी इसकी दर मंथर हो जाती है। जहां पर यह शून्य होता है वहां पर यह अधिकतम होता है, और जहां पर यह ऋणात्मक होता है वहां पर इसकी दर भी निगेटिव होने लगती है। कमोबेश यही तथ्य जो है आपको पॉइंट के रूप में मैंने स्पष्ट किया है। इस बिंदु में आप ये देख सकते हैं, जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने लगता है तब कुल उत्पादन भी गिरने लगता है। तो ये था छात्रों आज की क्लास का मुख्य विषय, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया सीमांत उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है और कुल उत्पादन क्या है। तो आज की क्लासेस में छात्रों इतना ही चर्चा। जिन छात्रों को इस क्लास से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन हो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि उनके प्रश्न को समय से उत्तर दिया जा सके। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।